नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ लाखों करोड़ों को अपना दीवाना बनाया बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए जादू का मतलब ही बदल दिया। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। हमारे पास इस किताब का एक सार है, मतलब कहानी के जो मुख्य मोड़ है वो हमारे सामने है। तो आज हम सिर्फ कहानी दोहराएंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि हैरी के इस पहली जादुई यात्रा में वो कौन से पल थे, कौन से विचार थे जिन्होंने इसे इतना यादगार बना दिया। क्या खास था इसमें? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक बच्चे की जादू सीखने की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहचान की, अपनी जगह ढूंढने की। वो जो भयानक अकेलापन हैरी महसूस करता है ना शुरुआत में, उससे निकलने की। हाँ। और सबसे बढ़कर ये दोस्ती की ताकत और उस अंदरूनी हिम्मत की कहानी है जो हमें सही के लिए खड़ा होना सिखाती है, तब भी जब बुराई बहुत ताकतवर लगे। और ये सारी बातें, ये बीज कहानी की एकदम शुरुआत से ही दिखते हैं। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं। पहला अध्याय, वो लड़का जो बच गया। कहानी की शुरुआत ही थोड़ी रहस्यमय और दुखद सी है। एक बच्चा हैरी पॉटर रात के अंधेरे में अपने रिश्तेदारों डर्सलीज उनके दरवाजे पर छोड़ा जाता है और हमें पता चलता है कि उसके माँ बाप लिली और जेम्स पॉटर मारे जा चुके हैं। उन्हें मारा है दुष्ट जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने। लेकिन जब वोल्डेमॉर्ट ने उस मासूम छोटे से हैरी को मारने की कोशिश की तो हुआ कुछ अविश्वसनीय। वो जानलेवा श्राप पलट गया, वोल्डेमॉर्ट की ताकत छिन गई और हैरी बच गया, सिवाय उसके माथे पर बिजली के आकार के उस निशान के। हाँ, वो निशान। और यही बात उसका जिंदा बचना उसे असाधारण बना देता है। पूरी जादुई दुनिया में वो लड़का जो बच गया के नाम से मशहूर हो जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, उसे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो वो निशान बस एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं। वो तो बस एक अनाथ बच्चा है जिससे उसके रिश्तेदारों ने कभी अपनाया ही नहीं। अपनाया? अरे, उसे तो लगता है जैसे वो कोई बोझ है। डर्सली परिवार का बर्ताव, उफ, बहुत बुरा। उसे रहने को मिलती है वो सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी सी जालों से भरी कोठरी। सोचिए जरा। हाँ, वो कंट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक बच्चा जिसका नाम जादुई दुनिया में इतने सम्मान या शायद डर से लिया जाता है, वो ऐसी गुमनामी और उपेक्षा की जिंदगी जी रहा है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि डंबलडोर जैसे बुद्धिमान जादूगर ने उसे ऐसी जगह क्यों छोड़ा। क्या ये सिर्फ सुरक्षा थी या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण था? शायद ये दिखाना कि महानता अक्सर सबसे मुश्किल हालात में ही पनपती है। शायद। खैर, वक्त बीतता है और हैरी 11 साल का हो जाता है और यहीं से चीजें एकदम नाटकीय रूप से बदलनी शुरू होती है। अध्याय 2, हॉगवर्ट्स से पत्र। हाँ, वो पत्र। अचानक हैरी के नाम अजीब से पत्र आने लगते हैं, ढेर सारे। और उसके अंकल वर्नन का डर वो देखने लायक है। बिल्कुल। वो किसी भी कीमत पर हैरी को वो पत्र पढ़ने नहीं देना चाहते। घर बदलना, डाक रोकना, यहाँ तक कि वो पूरे परिवार को लेकर एक उजाड़ टापू पर बनी झोपड़ी में भाग जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ अंकल वर्नन का पागलपन नहीं है। ये दिखाता है कि डर्सलीज जादू की दुनिया से कितना डरते हैं, कितनी नफरत करते हैं। वो हैरी की असलियत को दबाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जादुई दुनिया की बेसब्री देखिए। वो हैरी तक पहुंचने के लिए कितने आतुर हैं। ये पत्र सिर्फ दाखिले का न्योता नहीं, ये हैरी के भाग्य की पुकार है। और उस पुकार का जवाब आता है तूफान बनकर। आधी रात को उस झोपड़ी का दरवाजा टूटता है और एंट्री होती है एक विशालकाय बालों वाले आदमी की, रूबियस हैग्रिड। और वो हैग्रिड ही है जो हैरी को वो जादुई शब्द कहता है जिसने सब कुछ बदल दिया। तुम एक जादूगर हो हैरी। उसे पता चलता है कि उसका असली घर डर्सलीज के साथ नहीं बल्कि हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विज़र्डरी में है। ये पल हैरी के लिए सिर्फ जानकारी नया नहीं है, ये उसकी पूरी दुनिया का उलट जाना है। सालों की उपेक्षा, अकेलापन, वो एहसास कि वो अजीब है, वो सब एक झटके में बदल जाता है। हाँ। उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसकी एक पहचान है, एक समुदाय है जहां वो फिट होता है। ये सिर्फ स्कूल का बुलावा नहीं, ये अपनेपन का पहला सच्चा एहसास है। उसकी जो आत्मखोज की यात्रा है वो असल में यहीं से शुरू होती है। और फिर हैग्रिड के साथ हैरी पहली बार जादुई दुनिया में कदम रखता है। अध्याय 3, जादुई दुनिया में प्रवेश। लंदन के बीचों बीच छिपी हुई डायगन एली। क्या जगह है। जादुई दुकानें, अजीबोगरीब सामान,
और हर कोई हैरी को पहचानता है, उसे देखकर फुसफुसाता है। हाँ, और वहीं उसे अपनी जादुई छड़ी मिलती है जो जैसे उसकी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाती है। और एक प्यारा सा बर्फीला उल्लू हेडविग, उसका पहला साथी। हेडविग, उसे अपनी प्रसिद्धि का भी अंदाजा होता है वहाँ। बिल्कुल, वो सिर्फ एक जादूगर नहीं, वो एक प्रतीक है, एक सेलिब्रिटी है। ये उसके कंधों पर एक अनजाना बोझ भी डालता है। लेकिन डायगन एली से ज्यादा महत्वपूर्ण है हॉगवर्ट्स पहुंचना। वहां सॉर्टिंग हैट उसे ग्रिफिंडोर हाउस में भेजता है, साहस और बहादुरी के लिए जाना जाता है जो। हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि हैट उसे स्लिदरिन में भेजने पर भी विचार कर रहा था। हाँ, लेकिन हैरी की अपनी इच्छा स्लिदरिन नहीं, उसने हैट को प्रभावित किया। ये दिखाता है कि हमारी पसंद, हमारी चॉइस, हमारी नियति तय करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही कहा। और हॉगवर्ट्स में उसे सिर्फ हाउस नहीं मिलता, उसे मिलता है एक परिवार जैसा कुछ। रॉन वीजली। हाँ, रॉन एक मजेदार, वफादार और थोड़े लापरवाह दोस्त। और हर्मायोनी ग्रेंजर, जो शुरुआत में थोड़ी किताबी कीड़ा लगती है, लेकिन असल में बेहद बुद्धिमान और सच्ची दोस्त साबित होती है। वो तिकड़ी, वो कहानी का दिल बन जाती है। बिल्कुल। हाँ, एक दुश्मन भी मिलता है ड्रेको मैलफॉय, अमीर, घमंडी और स्लिदरिन हाउस से। ये दुश्मनी भी कहानी को आगे बढ़ाती है। और ये दोस्ती महज साथ पढ़ने वाले बच्चों की दोस्ती नहीं है। रॉन और हरमायनी वो भावनात्मक सहारा बनते हैं जो हैरी को डर्सलीज के यहाँ कभी नहीं मिला। वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। और फिर है क्विडिच। हैरी का पहले साल में ही सीकर बनना, ये तो नियमों के खिलाफ है। हाँ, आमतौर पर फर्स्ट ईयर्स को खेलने नहीं देते। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हैरी में कुछ खास है और डंबलडोर जैसे लोग इसे पहचानते हैं। ये सिर्फ खेल में जीतना नहीं है, ये हैरी की असाधारण क्षमताओं का और शायद उसकी आने वाली बड़ी भूमिका का संकेत है। लेकिन हॉगवर्ट्स सिर्फ दोस्ती, पढ़ाई और क्विडिच ही नहीं है। जल्द ही माहौल में रहस्य और खतरा घुलने लगता है। अध्याय 4, रहस्य की शुरुआत। हाँ, वो 3rd फ्लोर कॉरिडोर। बिल्कुल। स्कूल का एक पूरा गलियारा छात्रों के लिए मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक विशाल 3 सिर वाला कुत्ता फ्लफी पहरा दे रहा है। फ्लफी। और वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है जो एक ट्रैपडोर के नीचे छिपी है। तो बस हैरी, रॉन और हरमाइनी की जासूसी शुरू हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि फ्लफी पौराणिक सॉसेरा स्टोन की रक्षा कर रहा है। सॉसेरर स्टोन, एक ऐसा पत्थर जो अमरता दे सकता है और किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। जाहिर है, ऐसी चीज को तो हर कोई चाहेगा। हाँ, और उनका शक जाता है स्कूल के पोशंस मास्टर प्रोफेसर सेवेरस स्नेप पर। स्नेप, जो शुरू से ही हैरी को नापसंद करते हैं। बिल्कुल, और उनका व्यवहार भी बड़ा संदिग्ध सा लगता है। यहाँ कहानी एक दिलचस्प सवाल उठाती है। इतनी शक्तिशाली और खतरनाक चीज उसे एक स्कूल में क्यों छुपाया गया है? क्या ये डंबलडोर का कोई बड़ा प्लान है या ये लापरवाही है? सोचने वाली बात है। और ये सॉसेरस स्टोन सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं है, ये लालच, शक्ति और अमरता की इच्छा का प्रतीक है। और स्नेप पे शक जाना ये कहानी का एक बहुत चालाक पैंतरा है। स्नेप जटिल है, रहस्यमयी है। हाँ, उसे विलन मानना आसान लगता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं वो हमें सच से भटका सकते हैं। तो जब उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि स्नेप पत्थर चुराने वाला है और डंबलडोर भी स्कूल में नहीं है, तो ये तीनों बच्चे फैसला करते हैं कि उन्हें ही कुछ करना होगा। बच्चे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास देखिए। गजब का। अध्याय 5, ट्रैप डोर के पार। वो आधी रात को निकल पड़ते हैं और फिर शुरू होता है असली रोमांच। हाँ, फ्लफी को संगीत सुनाकर सुलाने के बाद वो ट्रैप डोर से नीचे कूदते हैं। पहली चुनौती डेविल्स स्नेयर, एक पौधा जो कसकर जकड़ लेता है। फिर उड़ती हुई चाबियों का कमरा जहाँ हैरी की सीकर वाली काबिलियत काम आती है। और फिर एक विशाल जानलेवा विजर्ड्स चेस का बोर्ड। ये बाधाएं सिर्फ एक्शन सीक्वेंस नहीं है, ये असल में तीनों की परीक्षाएं हैं। हर चुनौती उनके खास गुण को परखती है। डेविल स्नेयर से निकलने के लिए हरमाइनी की वो शांत रहने की सलाह और जादुई ज्ञान। हाँ, वो कहती है ना, रिलैक्स। बिल्कुल। चाबी पकड़ने के लिए हैरी का असाधारण उड़ान कौशल और विजिट्स चेस, वो रॉन का मूवमेंट है। रॉन का वो शतरंज का माहिर है और यहाँ उसकी रणनीति ही उन्हें आगे ले जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उसका बलिदान। वो जानबूझकर खुद को पिटवाता है ताकि हैरी और हरमाइनी आगे बढ़ सके। वो सीन बहुत पावरफुल है। बहुत ज्यादा है। ये दोस्ती की पराकाष्ठा है, निस्वार्थता का अद्भुत उदाहरण। ये दिखाता है कि ये बच्चे सिर्फ साथ नहीं हैं, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। रॉन के साहसी कदम के बाद हैरी अकेले ही आखिरी कमरे में पहुंचता है।
उसे पूरा यकीन है कि दरवाजे के पीछे स्नेप उसका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन वहाँ होता है प्रोफेसर क्विरल, वही हकलाने वाला, डरपोक सा दिखने वाला डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का प्रोफेसर। ये देखकर तो मैं भी चौंक गई थी पहली बार पढ़ते हुए। अध्याय 6, बुराई से आमना सामना। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। क्विरल बताता है कि स्नेप तो असल में हैरी को बचाने की कोशिश कर रहा था। बचाने की? हाँ, असली विलन तो क्विरल ही है, जो वोल्डेमॉर्ट के लिए काम कर रहा है। वोल्डेमॉर्ट जो उस रात हैरी पर हमला करने के बाद इतना कमजोर हो गया था कि उसे जिंदा रहने के लिए दूसरे के शरीर का सहारा लेना पड़ा। और वो शरीर क्विरल का था। बिल्कुल। क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और उसके सिर के पीछे वोल्डेमॉर्ट का भयानक विकृत चेहरा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। ये कहानी का मास्टर स्ट्रोक है, क्लासिक मिसडायरेक्शन। खतरा वहां था जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डरपोक दिखने वाला प्रोफेसर असल में सबसे बड़े शैतान का मेजबान था। यह हमें सिखाता है कि बुराई अक्सर मासूमियत का नकाब ओढ़कर आती है। और इससे यह भी साफ हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट मरा नहीं है, वो वापस आने की फिराक में है। ये सिर्फ एक पत्थर चुराने की कोशिश नहीं थी, ये वोल्डेमॉर्ट की वापसी की पहली सीढ़ी थी। दाव बहुत ऊंचे थे। अब वोल्डेमॉर्ट क्विरल को पत्थर चाहिए जो मिरर ऑफ एरिसेड में छिपा है। हाँ, वो जादुई आईना। ये आईना वही दिखाता है जो देखने वाले के दिल की सबसे गहरी इच्छा हो। वोल्डेमॉर्ट क्विरल हैरी को आईने के सामने खड़ा करता है, सोचता है कि हैरी पत्थर निकाल लेगा, और हैरी निकाल भी लेता है। लेकिन क्यों? क्योंकि हैरी पत्थर को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे वोल्डेमॉर्ट से बचाने के लिए ढूंढना चाहता था। उसकी इच्छा निस्वार्थ थी। आईना उसकी इस निस्वार्थ इच्छा को समझ गया। क्या बात है! मिरर ऑफ एरिसेड का ये कॉन्सेप्ट ही कितना गहरा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सच्ची इच्छा क्या होती है। जो लोग सिर्फ पाना चाहते हैं उन्हें वो चीज नहीं मिलती, जो निस्वार्थ हैं उन्हें मिलती है। फिर जब क्विरल पत्थर छीनने के लिए हैरी पर झपटता है तो कुछ अजीब होता है। हाँ, अविश्वसनीय। हैरी का स्पर्श क्विरल को जलाने लगता है, जैसे आग लग गई हो। क्विरल दर्द से चीखता है। हैरी भी दर्द और थकावट से बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे पहले वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरल का शरीर छोड़कर भाग जाती है। पत्थर सुरक्षित है। सुरक्षित। हैरी होश में आता है तो खुद को स्कूल के हॉस्पिटल विंग में पाता है। प्रोफेसर डंबलडोर उसके पास है और वो पूरी गुत्थी सुलझाते हैं। डंबलडोर वो बताते हैं कि हैरी क्विरल को छूकर जला सका क्योंकि उसकी माँ लिली ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। माँ का प्यार। हाँ, उसका वो प्यार एक प्राचीन शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन गया था। ये वही प्यार था जिसने बचपन में उसे वोल्डेमॉर्ट के श्राप से बचाया था। और अब उसी प्यार ने वोल्डेमॉर्ट की बुरी आत्मा से भरे क्विरल को छूने नहीं दिया। ये कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। सबसे शक्तिशाली प्यार, खासकर माँ का वो निस्वार्थ बलिदान वाला प्यार, दुनिया का सबसे ताकतवर जादू है। ये किसी भी काले जादू, किसी भी श्राप से बढ़कर है। ये कोई जटिल मंत्र नहीं, ये एक गहरी मानवीय भावना है। डंबलडोर ये भी बताते हैं कि सॉर्सरर्स स्टोन को नष्ट कर दिया गया है। नष्ट कर दिया गया? क्यों? क्योंकि ऐसी शक्ति का लालच हमेशा गलत लोगों को आकर्षित करेगा। ये एक अहम सबक है। कुछ शक्तियां इतनी खतरनाक होती हैं कि उनका ना होना ही बेहतर है, चाहे वो कितनी भी फायदेमंद क्यों ना लगे। ये सत्ता और जिम्मेदारी पर एक गहरी टिप्पणी है। सही कहा। स्कूल का साल खत्म होता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी के साहसिक कामों की वजह से ग्रिफिंडोर हाउस कप जीतता है, वो भी आखिरी मोमेंट पर। हाँ, और फिर हैरी को गर्मियों की छुट्टियों के लिए वापस डर्सलीज के पास जाना पड़ता है। लेकिन अब वो पहला वाला हैरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे अपनी पहचान मिल चुकी है, उसके पास सच्ची दोस्त है और वो जानता है कि एक पूरी जादुई दुनिया उसकी वापसी का इंतजार कर रही है। उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो इस पूरी कहानी के सार के जरिए हमने देखा कि कैसे एक अकेला उपेक्षित बच्चा न सिर्फ अपनी जादुई विरासत को स्वीकार करता है, बल्कि दोस्ती के असली कीमत समझता है और डर के सामने खड़े होने का साहस दिखाता है। ये सिर्फ जादू की कहानी नहीं, ये बड़े होने की कहानी है। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे सबसे बुनियादी, सबसे मानवीय चीज जैसे माँ का प्यार सबसे बड़ी अजेय शक्ति साबित होती है। कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शायद बाहरी तामझाम या जादुई शक्तियों में उतनी नहीं है, हाँ। जितनी हमारे अंदरूनी नैतिक बल में, हमारे रिश्तों में और हमारी भावनाओं में होती है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी जिंदगी में असली सुरक्षा, असली ताकत कहाँ से आती है।
क्या वो बाहरी सफलताओं या चीजों में है, या फिर वो हमारे रिश्तों की गहराई, हमारे साहस और हमारे प्यार करने और पाने की क्षमता में है? शायद सोर्सरर्स स्टोन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कहीं छुपा है। इस पर विचार करने लायक बात है।